नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। एनएसई से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां अज्ञात लोगों से शेयर करने का आरोप। पंजाब में पीएम मोदी की रैली। चन्नी के भैया वाले बयान पर साधा निशाना। कहा, एक परिवार तालियां बजा रहा था, पूरे देश ने देखा, आप पर भी कसा तंज। फिर घिरी कांग्रेस। राजस्थान में पीएफआई ने निकाला यूनिटी मार्च। कट्टरपंथी इस्लामी संगठन को मंजूरी पर घिरी अशोक गहलोत सरकार। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज। केंद्र ने राज्य सरकारों को लिखी चिट्ठी। अब कोरोना हुआ कम, कुछ प्रतिबंध खत्म करें। पुराने पत्रकार दोस्त मोहसिन बेग ने टीवी डिबेट में विरोध में की टिप्पणी तो बौखला गए इमरान खान। दोस्त को करवा दिया गिरफ्तार। सबसे पहले बात एक बड़े घोटाले की। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण के ठिकानों पर आयकर विभाग ने गुरुवार को छापेमारी की है। उन पर एनएसई से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां अज्ञात लोगों से शेयर करने का आरोप है। इससे पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 11 फरवरी को रामकृष्ण पर एक्सचेंज की सीक्रेट जानकारी को किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए चित्रा पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा चित्रा पर एक वरिष्ठ अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में लापरवाही बरतने का भी आरोप है। इसके लिए एनएसई और वरिष्ठ मैनेजमेंट भी जिम्मेदार था। मैम, छापेमारी क्यों हुई? पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, जो चित्रा रामकृष्ण का पूरा मामला है, ये अगर देखा जाए तो किसी बॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है, क्योंकि एक ऐसी कहानी है जो अब तक ना कभी देखी गई है ना कभी सुनी गई है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चित्रा रामकृष्ण है कौन। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर भारत का 300 लाख से ज्यादा करोड़ का पूरा बिजनेस होता है, लिस्टिंग होती है, ये उसकी प्रमुख थी। अब इनके ऊपर मामला क्या बना है, आईटी रेड क्यों हुई, उस पर मैं बाद में आऊंगी। पहले ये समझ लीजिए कि पूरा मुद्दा क्या था। इनके जो ईमेल चेक किए गए, ये 2013 से 2016 के बीच में एनएसई की प्रमुख रही थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। 2016 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जब इनकी जांच की गई, सेबी ने एक फॉरेंसिक जांच की, कई गंभीर सवाल उठ रहे थे कि इन्होंने कुछ गोपनीय बातें शेयर की हैं। दूसरा, वो सुब्रमण्यम जो है, आनंद सुब्रमण्यम, उसकी नियुक्ति को लेकर भी उस वक्त भी सवाल उठ रहे थे और वो जांच अभी चल ही रही थी। अब जब जांच की सेबी ने जो 190 पन्नों की रिपोर्ट सेबी ने पेश की है, उसमें ऐसी सनसनीखेज बातें लिखी हैं जो हर किसी को चौंका देगी। क्योंकि भारत जैसे देश में आप एक आम घर में आम लोगों के यहाँ इस तरह की अंधविश्वास की बातें सुन सकते हैं, इस तरह की कहानियां सुन सकते हैं कि आप किसी एक ऐसी शक्ति पर भरोसा करते हैं जो दिखती नहीं है। लेकिन सेबी की जो प्रमुख रही हैं चित्रा रामकृष्ण, जो कि 2013 में फॉर्च्यून मैगजीन में जो भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाएं मानी जाती हैं, उनमें 17वें नंबर पे थी। अगर वो महिला किसी ऐसे व्यक्ति से देश से जुड़ी इतनी गंभीर बातें, वित्तीय बातें, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जितनी सीक्रेट चीजें हैं, वो उससे शेयर करती थी, और शेयर ही नहीं करती थी बल्कि पूरी सलाह लेती थी, और जो वो सलाह देता था व्यक्ति, उसी के आधार पर वो सारे निर्णय लेती रही है। और जब जांच की गई तो पता चला ये काम वो यानी 3 साल से नहीं बल्कि 20 साल से कर रही हैं। दरअसल है ये कि जब जांच की सेबी ने, तो उन्होंने ये पाया कि एक ईमेल आईडी है जिस पर चित्रा रामकृष्ण हर तरह की सीक्रेट्स, फाइनेंशियल इश्यूज, पर्सनल इश्यूज वो उस व्यक्ति को लिख के भेजती हैं, और फिर वो वहां से उनको जवाब देता है। जब उनसे पूछा गया कि ये व्यक्ति कौन है, तो ये कहती है कोई रहस्यमय योगी है जो हिमालय में रहता है, जो कि अदृश्य है जी। यानी आप सेबी के प्रमुख से, जिनको इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ख्याति प्राप्त है, जो कि भारत की सबसे सफल महिलाओं में, पढ़ी लिखी महिलाओं में गिनी जाती हैं, उनके बारे में जब ये आपको पता चले कि जो 300 लाख करोड़ की जिस एनएससी में वो बैठी हैं, बिजनेस होता है देश का, वहां पर वो फैसले किसी एक ऐसे व्यक्ति से पूछ कर ले रही थी जो एक, जिसे वो अदृश्य शक्ति मानती हैं। वो कहती है कि वो एक आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने ये बोला, सेबी ने जब पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उनका कोई भौतिक रूप ही नहीं है।
यानी वो ये कह रही थी कि एक शक्ति है जिसका भौतिक रूप नहीं है, जिससे वो बहुत कनेक्टेड फील करती हैं और पिछले 20 साल से चाहे उनके निजी मामले हों चाहे वो प्रोफेशनल मामले हों, हर फैसला वो उससे पूछ कर लेती हैं। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि भाई ये भौतिक शक्ति, ईमेल आईडी कैसे उसका भौतिक शक्ति मेल करती है इनको, वो भौतिक शक्ति मेल करके इनसे बातचीत करती है। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रश्न है जो चित्रा रामकृष्ण के सामने कि भाई ये भौतिक शक्ति आपसे ईमेल पे क्यों बात करती थी? वो आप तो आध्यात्म के तौर पे आप मन में सोचती तो वो आ जाती। इन्होंने कहा कि नहीं, वो कोई भी आकार ले सकती है। जिस तरह की बातें चित्रा रामकृष्ण ने कही हैं वो चौंकाने वाली हैं, यानी देश हिल जाएगा सोचकर कि वो सेबी की रिपोर्ट में 190 पन्नों की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि उन्होंने ये बताया है कि वो है ना कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और हिमालय के कोई योगी हैं, और वो उन्होंने ये दावा किया है चित्रा रामकृष्ण ने कि वो उनसे कभी मिली नहीं है जी। लेकिन वो पूरे टाइम उनके संपर्क में रहते हैं, हर तरह के फैसले जो हैं वो उन्हीं से पूछ कर लेती हैं। अब ये जो आनंद सुब्रमण्यम है, इनको लेकर जो विवाद हुआ था वो ये हुआ था कि आनंद सुब्रमण्यम जो थे, इनके कार्यकाल में इन्होंने इनको रखा था, ये ग्रुप के ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और एडवाइजर थे। इनको रखा था चित्रा रामकृष्ण ने, और जो ईमेल चेक किए गए हैं उसमें ये पाया गया कि इसी सो कॉल्ड आध्यात्मिक शक्ति के कहने पर, उसके मेल करने पर इन्होंने इसको रखा। और 15 लाख रुपए सालाना पहले इनकी एक नौकरी थी, और जब इन्होंने यहाँ पर रखा एडवाइजर के तौर पर तो इनको 1,68,00,000 रुपए का सालाना पैकेज दिया गया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिया गया। तो ये सवाल उठे थे कि भाई ऐसा क्यों किया गया? तो इसमें ये जांच में निकल कर आया कि भाई ये उस शक्ति के कहने पर ये काम कर रही थी। तो ये वो शक्ति है जिसने सेबी के कान खड़े कर दिए हैं कि क्या ये कोई देश विरोधी शक्ति हो सकती है, क्या ये कोई किंगपिन हो सकता है जो घोटाले कर रहा हो? क्योंकि इस तरह की शक्ति के आधार पर अगर आप देश से जुड़े हुए या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं तो ये बहुत ही संदेह पैदा करता है। और उसके बाद जब आप जवाब नहीं दे पा रहे, अब इसमें देखिए आप, ये अदृश्य शक्ति जो है चित्रा रामकृष्ण से किस तरह की बातें करती थी, और ये सब कुछ सेबी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है जो फॉरेंसिक जांच के बाद उन्होंने किए। उन्होंने कहा जो ईमेल चेक किए गए हैं उसमें ये जो अदृश्य शक्ति है, जो कि चित्रा रामकृष्ण के हिसाब से एक आध्यात्मिक शक्ति है, वो इनको कहती है कि तुम्हारे बालों का संवारने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इन्हें गाने लिख लिख कर भेजती है अदृश्य शक्ति, वो योगी जो भी है, जो हिमालय में रहते हैं, जिन पे इन्होंने दावा किया कि कभी मिली नहीं है। लेकिन साथ ही सेबी ने दावा किया है कि ये झूठ बोल रही हैं। जो ईमेल मिले हैं उससे साफ है कि ये दोनों सेशल्स घूमने गए थे, क्योंकि उसमें मेल में उन्होंने देखा है कि जो योगी था, तथा कथित जो भी योगी हैं, ये अदृश्य योगी, इन्होंने बोला था कि हमें सेशल्स चलना है और इसमें पूरी प्लानिंग हुई थी इनकी जाने की। तो अभी इसकी जांच चल रही है कि सेशल्स गए थे कि या नहीं गए थे। जो सबसे बड़ा सवाल सेबी के सामने भी अभी पूछा जा रहा है, जो उनके ऊपर भी उठता है कि भाई जब आपके पास ईमेल आईडी है, आप आईपी एक्सटेंशन पता करिए और ये पता करिए कि आखिर ये कौन था जिसके कहने पर चित्रा रामकृष्ण एनएससी से जुड़े हुए इतने बड़े बड़े फैसले ले रही थी। उन्होंने ऐसी ऐसी नियुक्तियां कर ली हैं, तो ये अभी तक खुलासा क्यों नहीं किया गया? इस बारे में गंभीरता से क्यों नहीं सोचा गया? टॉप मैनेजमेंट को लेकर पहले भी सवाल उठ रहे थे कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो इस पर गंभीरता से क्यों नहीं तब ध्यान दिया गया? तो ये सवाल यहाँ पर उठने लगे हैं। जी। अब बात पीएम मोदी की पंजाब में दहाड़ पर। पंजाब के अबोहर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी अपने रंग में नजर आए। एक तरफ उन्होंने यूपी बिहार के भइयों वाले बयान पर कांग्रेस को जमकर घेरा, तो वहीं आम आदमी पार्टी को भी नहीं बख्शा। कुमार विश्वास के बयान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कभी उनके साथी रहे और मां सरस्वती की आराधना करने वाले शख्स ने इनके बारे में खुलासा किया है। दर्द जब बहुत ज्यादा होगा तब ये खुलासा किया गया है। चन्नी पर भी तंज कसते हुए कहा कि अराजकता और अलगाव के नशे में डूबे इन लोगों को पता नहीं है कि मेरा पंजाब क्या है। इस देश के लिए मरने मिटने में कोई आगे रहा है तो वो मेरा पंजाब है। तो ये उन गुरुओं की भूमि है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तृप्ति जी, पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, क्या असर हुआ होगा? देखिए, पीएम मोदी ने जब से संसद में भाषण देकर कांग्रेस को के लिए ये कहा है कि ये देश को तोड़ने की राजनीति करती है,
तब से ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कसम खा ली कि हम साबित करके रहेंगे कि पीएम मोदी ने जो बोला है वो एकदम सच है जी। अब जिस तरह से चन्नी ने कल प्रियंका गांधी के साथ खड़े होकर यूपी बिहार के लोगों को पंजाब में फटकने ना देना ऐसी बातें कही हैं, तो इससे सीधे सीधे पता चलता है कि ये क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, आप देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। मतलब वही बात जो पीएम मोदी ने कही थी संसद में कि कांग्रेस जो है वो देश को तोड़ने की बातें करती है, टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है। तो यहां पर उन्होंने साबित किया कि आप पंजाब में उस उत्तर प्रदेश, उस बिहार, उस दिल्ली के लोगों को बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं जो देश का अभिन्न हिस्सा है। मतलब आप देश की अखंडता को मायने नहीं देते हैं। तो ये मुद्दा इनको यहाँ पर मिल गया। दूसरी बात यह है कि भाई कल ही संत रविदास जयंती थी और उनका जो घर है, वैसे कहा जाए जो जन्म स्थान है वो बनारस में है। वहाँ पर जाके चन्नी जो है वो संत रविदास का दलितों में काफ़ी महत्व माना जाता है, उनके काफ़ी वहाँ पर उपासक हैं। अब ऐसे में चन्नी जो दलितों के नेता बन के आए हैं कांग्रेस में और दलितों के नाम पे ही कांग्रेस उन पर खेल रही है, गरीब और दलितों का नेता, तो फिर आप एक तरह से आप संत रविदास की जन्मभूमि का भी अपमान कर रहे हैं क्योंकि वो तो बनारस से, यूपी से हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी वो तो पटना में उनका जन्म स्थल है, तो आप तो यानी बिहार का अपमान करके गुरु गोविंद सिंह जी के भी जन्म स्थल का अपमान कर रहे हैं। तो कुल मिला के चन्नी जो है ना, मैंने बोला चाटुकारिता और चरण वंदना में इतने मगन हो गए थे बगल में प्रियंका गांधी वाड्रा को देखकर कि वो ये सब कुछ भूल गए थे कि वो अपनी राजनीति में जो इतने दिनों से चल रहा है ठीक चुनाव से एंड पहले खेला कर देंगे, और वो उन्होंने कर दिया। और बीजेपी जो है उसने फौरन इसको लपक लिया। अब मोदी जी के जो है पीएम मोदी की रैली में ये बातें ना हो, ये तो कांग्रेस भी नहीं सोच सकती थी। और आपको ये पता कि 20 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है, कल तक प्रचार होना है। प्रचार के कुछ घंटे पहले आपने ऐसा मुद्दा थमा दिया है कि जो वोटर होता है ना वो लास्ट मोमेंट पे चीजें ना सोचने लगता है। आप पहले से कुछ प्लानिंग करके आते हो, लेकिन कई वोटर्स होते हैं जो आखिरी मोमेंट पे चीजें पलटते हैं। कई वोटर होते हैं उनका ये होता है कि जब वो मतदान केंद्र पर जा रहे होते हैं उसके 2 दिन पहले की जो घटनाएं होती हैं उसका असर पड़ता है, और इसका असर आम आदमी पार्टी के ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि कुमार विश्वास ने जो आरोप लगाए हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया है बिना केजरीवाल का नाम लिए, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। और इसलिए भी है क्योंकि ये सवाल बार बार उठता रहा है कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तान से समर्थन लेते हैं, लेकिन यही बात है कि पहले उनको दबा दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि अगर कोई भी कुमार विश्वास की इस खबर को छापेगा या फिर अपने टेलीविजन पे चलाएगा तो उसके खिलाफ हम केस कर देंगे। क्यों भाई, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? आप ये गलत साबित करो ना। आप तो खुल के, यानी अरविंद केजरीवाल की तो पॉलिटिक्स ये रही है कि किसी पे भी इल्जाम लगाओ तो बाद में माफी मांग लो। कभी आपने सोचा कि आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हो तो आपको सोच समझ के उछालना चाहिए? तब तो आपके लिए तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप अगर ऐसा चलाया तो हम है ना केस कर देंगे। डराने की जो कोशिश की गई है ना, अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया क्योंकि कुमार विश्वास जो अरविंद केजरीवाल के बहुत ही करीबी लोगों में से एक थे जब ये पार्टी बनी थी। और कुमार विश्वास कोई आज से नहीं बोल रहे हैं ये बात, वो हमेशा से ये बात बोलते आए। पहले भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनावों में भी उनको ये कहा था कि वो खालिस्तान का समर्थन ले रहे हैं। इस पर आपत्ति जताई गई थी, ना सिर्फ कुमार विश्वास की तरफ से, अलका लांबा ने भी एक वीडियो डाला है, वो भी यही कह रही थी कि हम विधायकों ने भी आपत्ति जताई थी जब ये पंजाब में गए थे और एक बड़ा बंगला लिया था जो कि एक खालिस्तानी का बंगला था, जिस पर लोगों के अंदर गुस्सा आ गया था। तब भी केजरीवाल का एटीट्यूड यही था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता था कि उन्हें समर्थन चाहिए, तो वो अपनी सरकार बनाने के लिए देश विरोधी ताकतों से अगर समर्थन ले रहे हैं तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि जब वो अगर सत्ता में आ जाते हैं तो वो उन देश विरोधी ताकतों को कितना साथ देंगे, उनका साथ देकर देश का कितना बड़ा नुकसान करेंगे। वो भी अगर पंजाब जैसे राज्य में अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं उनके साथ, अगर पंजाब जो कि बॉर्डर एरिया है वहां पर पाकिस्तान की बॉर्डर लगी हुई है और पाकिस्तान खालिस्तान अलगाववाद को हमेशा बढ़ावा देता रहा है, अगर इनकी सरकार आ जाती है और खालिस्तानियों से ये फंड लेते हैं, ये बात साबित होती है, तो आप सोचिए कि देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लगातार बोलते रहे हैं। और ये बात यह है कि ये बात भी
ठीक वोटिंग से 2 दिन पहले उठी है। जी तृप्ति जी, अब बात कांग्रेस की गहलोत सरकार की। राजस्थान के कोटा जिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन को जिला प्रशासन की तरफ से रैली की अनुमति दी गई है, जिसके बाद मामले में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले में गहलोत सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंधित लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि कोटा में गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता संगठन के स्थापना दिवस पर नयापुरा स्टेडियम में एक सार्वजनिक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसको लेकर कोटा जिला प्रशासन की ओर से स्टेडियम में जनसभा आयोजित करने की अनुमति दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज देश में हिजाब के अलावा और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन पीएफआई जैसे संगठनों का मकसद हमेशा से ही अशांति फैलाना रहा है। तृप्ति जी, देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस का नाम सबसे आगे हो रहता है, और इस तरह की साजिश में जिस तरह से पीएफआई को उन्होंने रैली की अनुमति दी है, किस साजिश का हिस्सा लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो गई है कि कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बीजेपी से मुकाबला कैसे करे। तो उन्होंने सोचा कि हम उन ताकतों का साथ देते हैं जो कि बीजेपी विरोधी है या मोदी विरोधी है। अब इसमें दिक्कत ये हुई कि ये साथ देने के चक्कर में कांग्रेस ये तक भूल गई कि जिनका वो साथ दे रही है वो सिर्फ एक पार्टी की विरोधी यानी बीजेपी विरोधी या फिर देश विरोधी है। और ये जो सिलसिला है ना, ये पिछले 2 साल से जिस तरह से चल रहा है, देश विरोधी ताकतों को कांग्रेस जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, साथ दे रही है, वो कांग्रेस के पतन का एक और प्रमुख कारण बनता जा रहा है। अब पीएफआई की आप बात करें, पूरे देश में इस बात पर चर्चा है कि भाई हिजाब का जो मुद्दा चल रहा है उसमें पीएफआई का हाथ है। लगातार इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं, बहस चल रही है, सब कुछ हो रहा है। अब ये पीएफआई वही पीएफआई है जिसके बारे में कहा जाता है कि शाहीन बाग में भी पूरे लिंक सामने आए थे पीएफआई के। कई राज्यों में प्रतिबंधित है पीएफआई। पीएफआई की भूमिका पिछले 2 सालों में काफी संदिग्धता के साथ देखी जा रही है। पीएफआई के लोग उत्तर प्रदेश में असला बारूद के साथ पकड़े गए हैं। आतंकवादी गतिविधियों के तहत उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया है, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बातों को लेकर हमेशा से बोला गया है कि पीएफआई सपोर्ट करती है और खतरा है। अब आप ये देखिए कि जो राजस्थान में इन्होंने ये जो यूनिटी मार्च निकाला है, बेसिकली पीएफआई का कोई यूनिटी मार्च तो होता नहीं है, ये तो डिवाइड एंड रूल वाला मार्च होता है कि आप कट्टरपंथ को बढ़ावा दो और हमारे साथ मुसलमानों को का तुष्टीकरण करवाओ। लेकिन ये जो पीएफआई जिसने निकाला है, उन्होंने किन किन मुद्दों पे निकाला? अफ्स्पा, यूएपीए, एनएसए, यानी वो तमाम धाराएं, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने एक्ट को लेके उन्होंने मार्च निकाला है, जिसके तहत इन्हीं के लोग सबूतों के साथ गिरफ्तार हुए हैं, मामले अदालत में चल रहे हैं। और हम कांग्रेस के साथ दिक्कत यही रही है, चाहे कोई आतंकवादी पकड़ा जाए, इनके वकील पहुंच जाते हैं। कहीं पर अगर यूएपीए का केस चल रहा है दिल्ली दंगों के मामले में, इनके वकील पहुंच जाते हैं, कांग्रेस सपोर्ट करने लगती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में ये आतंकवादियों का साथ देते हुए हमेशा से दिखे हैं। तो कांग्रेस की जो विश्वसनीयता है ना, खासतौर से देश की सुरक्षा को लेकर जो उसकी सोच है, उसके ऊपर ये संदेह खड़ा करता है। और पीएफआई, जबकि आपको पता है हिजाब का मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, पीएफआई की उसमें भूमिका साफ साफ सामने आ रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने, अगर गहलोत सरकार ने पीएफआई को ये यूनिटी मार्च निकालने की परमिशन दी है, तो इसका साफ मतलब है कि वो कट्टरवादी ताकतों के साथ खड़े हुए हैं और देश तोड़ने वाली या देश के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोगों के टूल किट का वो अहम हिस्सा बन चुके हैं, जाने या अनजाने में। लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में इन्होंने देश विरोधी ताकतों का पिछले 2-3 सालों से लगातार देखा जा रहा है कि ये साथ दिए जा रहे हैं। और बात अगर इनकी करें गहलोत की, तो ये एक तरफ बात करते हैं कि भाई घूंघट के खिलाफ बोलते हैं, और वहीं पीएफआई जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं कि भाई हाँ, हिजाब का हम समर्थन करते हैं। तो ये जो इनके की दोहरी नीति है, ये भी एक्सपोज कर देती कि ये हिपोक्रेट हैं, बौखलाए हुए हैं, इनके अंदर कोई दूरदृष्टि नहीं है, ना ही ये राजनीतिक समझ के साथ चल रहे हैं, ये बस विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में ये जनता का सपोर्ट नहीं ले सकते कभी भी। अगर ये चाहते हैं कि ये इस तरह के करके किसी एक या मुस्लिम वर्ग का ही तुष्टीकरण कर लेंगे, तो ये भी इसलिए संभव नहीं है कि उस तुष्टीकरण से भरोसा वो देश के लोगों का नहीं जीत सकते। और जब तक पूरे देश का भरोसा नहीं जीतेंगे लोगों का, तब तक इनकी राजनीति जो है वो आगे काम आने वाली नहीं है। और कांग्रेस इसी तरह
गर्त में जाती रहेगी। जी तृप्ति जी, अगली खबर देश के लिए खुशखबरी भरी है। भारत में अब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है, जो कि एक राहत भरी खबर है। यानी कि अब तीसरी लहर जाने वाली है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वो महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए लगाए गए कोरोना प्रतिबंध को कम करें या फिर खत्म कर दें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों में मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनकी फिर से समीक्षा की जाए। सभी राज्य प्रतिदिन कोरोना के मामलों की संख्या पर भी नजर रखें और टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण, कोरोना नियमों का पालन वाले 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी को भी अपनाएं। तृप्ति जी, कोरोना की ये तीसरी लहर जाने वाली है, ये कितनी राहत भरी खबर हो सकती है देश के लिए? देखिए, देश के लिए आर्थिक तौर पे भी देखा जाए तो एक बहुत राहत की खबर है। अगर लोगों के हिसाब से भी देखा जाए, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर लोगों के ऊपर पिछले 2 साल में रहा है, तो ये बहुत राहत वाली खबर इसलिए है। हालांकि पहले भी ये अंदाजा लगाया गया था कि फरवरी के 2nd वीक तक आते आते ये जो है 3rd वेव जो है ये खत्म होना शुरू हो जाएगी, और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन इस दौरान जो 2 साल में देश के अंदर, चाहे आप मानसिक तौर पे कहें, आर्थिक तौर पे कहें, हर तरह का प्रभाव देश की जनता पर, व्यवसाय पर, तमाम टूरिज्म पर, सब पे पड़ा है। तो अगर ये बात बोली गई है तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि कई जगह प्रतिबंध लगे हैं। चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, लोग अगर बाहर जाके पार्टी करना चाहते वो बंद हो गया था, शादी वगैरह में भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था सुरक्षा को देखते हुए। ये संकेत देता है कि अब देश नॉर्मल होता जा रहा है। लोग जो हैं धीरे धीरे अपने काम पर लौट सकते हैं, और जो रुकावटें आ रही थी देश के, जो इसमें आर्थिक तौर पे बहुत नुकसान हुआ है देश को इस कोरोना में, आप बिजनेस रोकेंगे या उड़ानें रोकेंगे, टूरिज्म रोकेंगे, तो उसका असर पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छे संकेत है सभी राज्यों के लिए, क्योंकि और साथ ही साथ देश के लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। 2nd वेव के बाद जिस तरह से भारत के लोग डरे हुए थे, क्योंकि दुनिया भर में हमने देखा था कि किस तरह से 2nd वेव ने जो है कई घरों में जो है मातम का माहौल बनाया था, और उसके बाद हर इंसान जो है भारत में भी डरा हुआ था, और जब 3rd वेव आई थी तो वो डर दोबारा से पैदा हो गया था। अब ये धीरे धीरे जा रहा है, तो एक मानसिक तौर पे तो सुकून है ही है, आर्थिक तौर पे भी देश के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन साथ ही ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई कोरोना है, ये अपने वेरिएंट्स बदलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता है कि ये दोबारा नहीं लौटेगा या चौथी वेव नहीं आएगी। तो ऐसे में एहतियात बरतना देश की जनता के हाथ में है। आप अगर ये सोचेंगे कि भाई देश के राजनेता खुद ऐसे घूम रहे हैं और वो गाइडलाइंस का ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी, कोई कुछ भी करे, जीवन आपका है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, तो भाई कोरोना गाइडलाइंस का आप पालन जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते कि देश इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहे, लोग अपनी जिंदगी नॉर्मल कर सकें, तो गाइडलाइंस का पालन करते रहे, तो हो सकता है चौथी वेव आए ही ना। जी तृप्ति जी, आखिरी खबर इमरान खान के तानाशाही रवैये पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किसी तानाशाह से कम नहीं है। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, फिर भले ही वो उनका दोस्त क्यों ना हो, और ये उन्होंने साबित भी कर दिया। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार मोहसिन बेग को इमरान खान की आलोचना के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रकार मोहसिन बेग ने एक टीवी डिबेट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके मंत्री को लेकर टिप्पणी की थी, जो सरकार को पसंद नहीं आई, और इसके बाद पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने बेग को गिरफ्तार कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि किसी जमाने में बेग और इमरान काफी करीब थे, वो बेग को अपना दोस्त मानते थे। तृप्ति जी, इमरान खान दोस्त के दुश्मन भी बन गए, ऐसा क्या बुरा लग गया इमरान खान को? देखिए, इमरान खान की तो हालत यह है कि दोस्त के दुश्मन तो ठीक है, वो तो अपने देश के दुश्मन बने हुए हैं इस वक्त। इन्होंने क्या किया, अपने दोस्त को गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन लगता है इमरान खान जो है पाकिस्तान के बाकी न्यूज़ चैनल शायद नहीं देखते हैं। मैंने जब भी देखा है उनके किसी न किसी चैनल पर उनको गालियां ही पड़ रही होती हैं, उनके भीख मांगने के तरीके पर, देश की आर्थिक स्थिति बदहाल करने पर, गरीबी पर, महंगाई पर। कोई मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम में इमरान खान से खुश है। ऐसे में इमरान खान क्या है, अपनी कमज़ोर कड़ी देख ली, दोस्त है, उनको उम्मीद नहीं होगी कि दोस्त कुछ बोलेगा, उसको गिरफ्तार कर लिया। अगर इस तरह की गिरफ्तारी पर ये उतर आए तो इन्हें तो अभी तक तो पता नहीं जितने न्यूज़ चैनल में वहाँ लोग बैठे होते उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। दूसरी बात ये भारत को बहुत उपदेश देते रहते हैं कि भारत में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, और इनका मानवाधिकार और उसकी बोलने की आज़ादी। आपने क्या किया?
एक व्यक्ति अगर अपने विचार व्यक्त कर रहा है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब ये है कि आप जो हैं लोकतंत्र के नाम पर वही कर रहे हैं, तानाशाही ही चला रहे हैं ना। आपने अपने दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, आपने ये संदेश दे दिया लोगों को कि भाई मेरे से देश तो संभल नहीं रहा है, भीख मुझे कोई दे नहीं रहा है, जो उन्होंने भीख दी थी वो पैसे वापस मांग रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, तो मैं अपनी बौखलाहट अपने लोगों पे निकालूंगा जो मेरे बारे में सवाल उठाएंगे। तो इससे इमरान खान की इमेज तो वैसे भी खराब तो है ही, कुछ बची तो है नहीं, लेकिन जो लोगों को उन्होंने डराने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता इससे कोई असर पड़ने वाला है। अपने दोस्त को उन्होंने गिरफ्तार किया है, इससे उनकी और छिछालेदार हुई है कि भाई जो अपने दोस्त का नहीं हुआ तो फिर देश के लिए क्या होगा। तो इमरान खान के हाल इन दिनों बहुत ही खराब चल रहे हैं। सुना उनसे वो पैसे भी वापस मांग रहे सऊदी अरब कि भाई हमारे 1 बिलियन दे दो, वहां मांगने गए थे वो दे नहीं रहे। एक आदमी क्या क्या करे, मतलब भीख भी मांगे, लोगों की गालियां भी सुने, फिर जिन दोस्तों के कंधों पे सर रख के कभी रोते होंगे, अब वो भी बोलने लगे तो करीबी होंगे, उन्होंने कहा चलो इसी के ऊपर कार्रवाई कर दी जाए। तो इमरान खान की इन कार्रवाइयों का देश की जनता पे अच्छा असर तो नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की, बल्कि और गालियां खाने के काम उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और इसके बाद अगर वो भारत जैसे किसी देश को अभिव्यक्ति की आजादी या मानवाधिकारों का कोई भाषण देंगे तो ये वो बोलने लायक भी नहीं रहे। जी दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।